तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे इस शो में चाणक्य अपॉर्चुनिटीज फंड की। दरअसल ये एक AIF है जिसमें लिस्टेड और अनलिस्टेड SME कंपनीज में निवेश होता है। फंड का साइज 100 करोड़ हो चुका है, लेकिन ओपन एंडेड है अभी, और भी 200 करोड़ तक भी जा सकता है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है चाणक्य अपॉर्चुनिटीज फंड की फंड मैनेजर कृषा गुप्ता। कृषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और जब हम लोग ये प्लान कर रहे थे कि आपसे बातचीत की जाए, तो बड़ी दिलचस्पी मेरी इसलिए थी क्योंकि उस सेगमेंट में आप काम कर रही हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोग काम नहीं करते या कम जानते हैं। इस पे हमारा एक शो भी होता है हर थर्सडे को, हम लोग SME कॉर्नर भी करते हैं। तो और बहुत कम उम्र में आपने ये सोचा कि हमको इधर काम करना है, बड़े बड़े जो इंडेक्स हैं या बड़े स्टॉक्स हैं उनको छोड़ करके SME और लिस्टेड में। तो पहले तो अपने फ़ंड के बारे में कृषा थोड़ा सा बताइए कि ये चाणक्य अपॉर्चुनिटीज़ फंड क्या है, किस तरह काम करता है। कृषा, आप प्लीज अपने को अनम्यूट करें पहले। जी, थैंक यू सो मच सर। चाणक्य अपॉर्चुनिटीज फंड कैटेगरी 2 से भी रजिस्टर्ड AIF है। कैटेगरी 2 में इट इज मैंडेटरी 51% अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करने का होता है, 49% इन लिस्टेड कंपनीज। मेरा फंड का मोटिव भी यही है। 51% हम ऐसी अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिन्हें 1-2 years में SME IPO या मेन बोर्ड IPO में आने की पोटेंशियल रखते हैं, मतलब ताकि हम अपनी एग्जिट प्लान कर सके। 24% ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है जो करंटली SME एक्सचेंज पे लिस्टेड है, या तो वो माइग्रेट हो सकती है मेन बोर्ड तक, या तो हम एग्जिट SME बोर्ड पे ही प्लान कर सकते हैं। एंड 25% हम माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो मेन बोर्ड पे लिस्टेड है। द फंड का पर्पस ये था बिकॉज आफ्टर कोविड SME एक्सचेंज बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है। लास्ट 3 years में द नंबर ऑफ IPOs जो SME एक्सचेंज पे आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए, एंड दैट इज द पोटेंशियल जो SME कंपनीज होल्ड करती है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट उन कंपनीज में उन्हें एक बूस्ट देता है, उन्हें एक इक्विटी फंड रेजिंग की अपॉर्चुनिटी देता है, जिससे वो और स्केल अप होके नेक्स्ट माइक्रो कैप कंपनीज बन सकती है मेन बोर्ड की। तो फंड का मेन पर्पस, मतलब वो इंडिया चाणक्य अपॉर्चुनिटीज फंड इंडिया का एक ऐसा फंड है जो सिर्फ SME एक्सचेंज कंपनीज के लिए बनाया गया है। ओके कृषा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े और इसको डिटेल में समझे, थोड़ा अपने बारे में बताइए। जब 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 लोग टाइम टेस्टेड मार्केट में उतरने की कोशिश करते हैं, आप ऐसे मार्केट में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो थोड़ा अपने बारे में बताइए। कृषा ने कैसे ये सोच लिया कि हमें इस वाले फंड की तरफ जाना चाहिए, ये वाला फंड बनाना चाहिए? सर, तो मैंने अपना CA 2019 में खत्म किया। आई क्वालिफाइड एज अ CA व्हेन आई वाज 20 years old, एंड ड्यूरिंग माय आर्टिकलशिप टाइम्स ओनली मैंने ऐसी कंपनीज पे वर्क किया था जो SME एक्सचेंज पे IPO ला रही थी। तो उसी टाइम से, लाइक व्हेन आई वाज 17-18, जब मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी, उसी टाइम से आई वाज डीलिंग विद द मर्चेंट बैंकर्स, द लीगल एडवाइजर्स, जो इस तरह के IPOs को प्लान करते हैं, जो DRHPs पे वर्क करते हैं। एंड इसलिए पूरी DRHP की जो प्लानिंग होती है, जिस तरह के रिस्क फैक्टर्स जाते हैं, जिस तरह की ग्रोथ पोटेंशियल होनी चाहिए कंपनी के लिए जो SME पे आ सके, उसकी प्लानिंग पहले से ही सीखी हुई थी। उसके बाद मैंने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ज्वाइन किया, उसकी इन्वेस्टर रिलेशंस एंड ट्रेजरी टीम में। 2 साल वोडाफोन में काम किया। उसके बाद लास्ट ईयर आई स्टार्टेड चाणक्य अपॉर्चुनिटीज फंड। फैक्ट्स को थोड़ा स्टडी करा था, मतलब इफ यू सी 2019 में एक टाइम था जब ओनली 50 कंपनीज यूज्ड टू कम अप विद एन SME IPO। उन्होंने हार्डली 800 CR रेस किया था। एंड लास्ट ईयर का अगर हम देखें, 180 कंपनीज IPO लेकर आई है जिन्होंने 5000 करोड़ रेस करा है। सो जिस तरह से SME कंपनीज ग्रो कर रही है, दैट इज अमेजिंग। एंड SME कंपनीज में हमेशा से पोटेंशियल तो था ही, मतलब आज SME एक्सचेंज को लॉन्च हुए 10 to 12 years हो चुके हैं, बट ये कोविड के बाद ही ग्रो हुआ है बिकॉज SME कंपनीज ने वो पोटेंशियल रियलाइज करा है। दीज आर वेरी स्मॉल ट्रेडिशनल ड्रिवन कंपनीज, मतलब ये लोग हमेशा से डेप्थ फंड रेजिंग पे ही चलती आ रही है, बट आज अगर उन्हें एक स्मॉल कंपनी से एक माइक्रो कैप या फिर एक बड़े स्केल तक जाने के लिए जो फंड रेजिंग चाहिए होती है वो सिर्फ इक्विटी दे सकती है। एंड इसलिए वो इक्विटी फंड रेजिंग से उन्हें जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो बहुत अमेजिंग वे में मिल रही है, जो उनके कैश फ्लोज को मैनेज करती है, जो उनको वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर पाती है, जिसकी वजह से SME कंपनीज और ग्रो हो पा रही है। तो ये स्टडी 2-3 साल किया, उसके बाद भी रियलाइज के
अभी तक इंडिया में कोई ऐसा फंड नहीं है जो सिर्फ एसएमई पे फोकस करता है, जो स्पेशली एसएमई कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया हो। एंड एज वी सी, मतलब बजट भी हुआ, गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन एसएमई कंपनीज। वो पूरी अपॉर्चुनिटीज देना चाहती है क्योंकि इंडिया की बैकबोन इज एसएमई कंपनीज। मतलब एसएमई के बिना इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। एसएमईज की वजह से इंडिया इज ग्रोइंग सो फास्ट। तो इट इज आवर ड्यूटी कि हम उनको सपोर्ट करें एंड उसको स्केल तक लेकर जाए। जी। सो दैट इज व्हाई आई लॉन्च्ड चाणक्य। तो वक्त से पहले और काफ़ी तैयारी के साथ आप उतरी हैं इसमें, और किस्मत से ज़्यादा आपको मिलेगा भी, क्योंकि अर्ली बर्ड में फ़ायदा होता है। कृष्णा, में ये बताइए कि जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कंपनी चुनती हैं तो 2-3 खास चीज़ें क्या देखती हैं आप उसमें, कि किस तरीके बिजनेस देखती हैं, प्रमोटर देखती हैं, क्या चीज़ देखती हैं आप खास तौर पे? सर, वेरी बेसिक फंडामेंटल्स हमेशा देखने चाहिए। स्टार्ट हमेशा एक कंपनी को फंडामेंटल रिसर्च से ही करना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, कैश फ्लो होना चाहिए एंड एक ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए। वंस हमारी चेकलिस्ट में फंडामेंटल्स फॉल हो जाते हैं, वी टॉक टू द प्रमोटर्स। हम डिस्कशन करते हैं कि वो कितना ग्रो करना चाहते हैं कंपनी को, उनके प्लान्स क्या है इस कंपनी को कितना आगे तक ले जाने के लिए। एंड मेन प्रमोटर्स, जिनका डिसीजन मेकिंग पावर होता है कंपनी में, वो क्या सोचते हैं कंपनी को लेकर, उनका विजन क्या है, उनकी इंटीग्रिटी क्या है एंड उनकी डिसिसिवनेस क्या है इस कंपनी को लेकर। वंस वी आर थरो कि हमें हमारे प्रमोटर्स इतने इंटीग्रिटी रखते हैं कि वो इस कंपनी को बहुत बड़े विजन पे ले जाना बहुत बड़ा विजन रखते हैं इस कंपनी को आगे तक ले जाने के लिए, एंड उतना ही सपोर्ट प्रमोटर्स भी हमेशा करेंगे उस कंपनी को कभी भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो फुलफिल होने के बाद हम ये देखते हैं कि उसके रिस्क्स क्या है, उस कंपनी का, वो कंपनी जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है वो इंडस्ट्री का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, उस कंपनी के कस्टमर्स किस तरह के सप्लायर्स है। हर एक सर ये बहुत छोटी कंपनीज होती है एंड बहुत छोटी कंपनीज में रिस्क फैक्टर्स हमेशा ज्यादा होते हैं क्योंकि कभी कभी सप्लायर्स एंड कस्टमर्स थोड़े कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं। तो हम उसका पूरा एनालिसिस करते हैं कि कोई भी एक सप्लायर या एक कस्टमर के ना होने से उस कंपनी को नहीं कुछ होना चाहिए। मतलब वो कंपनी का सप्लायर बेस भी इतना स्ट्रांग हो, कस्टमर बेस भी इतना स्ट्रांग हो कि वो सरवाइव कर पाए हर एक सिचुएशन को। तो अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल्स थिंग, प्रमोटर डिसिसिवनेस एंड ये जो कस्टमर एंड टू एंड फ्रो एनालिसिस ऑफ अ कंपनी, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। एंड मोर ओवर, बिकॉज मैं एसएमई कंपनीज में हमेशा से इन्वेस्ट करती आई हूँ, उसमें एग्जिट प्लानिंग की तैयारी हमेशा लेके चलने की। मतलब व्हेनेवर यू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, हमेशा ये सोच के ही चलना चाहिए कि इसकी एग्जिट होगी तो किस तरीके से यू विल टेक एन एग्जिट। मतलब जैसे हम जब चाणक्य में हमने सोचा कि हम 51% अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, हमने ये भी साथ में ही रखा है कि हम अनलिस्टेड में उन्हीं कंपनीज में करना चाहेंगे जिसमें पोटेंशियल है आगे आके कंपनीज को लिस्ट करना एंड आईपीओ लाना। तो वी कैन प्लान आवर एग्जिट इन सच वे। किसी भी कंपनी में डालो पैसा, मतलब इफ यू इन्वेस्ट, ऑब्वियसली उस विजन के साथ ही जाना है कि वी नीड टू, मतलब हमारे पास वो रिटर्न्स भी आने चाहिए उस कंपनी को रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जिट सीखना चाहिए ना। जैसे हम लोग मार्केटिंग कहते हैं कि अगर आपको बेचना नहीं आता तो आप प्रॉफिट बना ही नहीं सकते। इन्वेस्ट तो कोई भी कर सकता है, बेचना आना चाहिए। एक चीज़ बताइए, जो छोटी कंपनियां एसएमईज के साथ खास तौर पर हम लोग देखते हैं कि क्लोजली हेल्ड है, फैमिली रन कंपनीज हैं, फर्स्ट जनरेशन हो सकती है या 10 जनरेशन से भी हो सकती हैं, प्रोफेशनलिज्म कम होता है या बहुत ज़्यादा उस पर गौर नहीं करते जो कि फैमिली रन करे, इसको भी आप देखते हैं? और आई एम श्योर कि आप ज़रूर पर्सनली मिलती होंगी प्रमोटर से निवेश करने से पहले। जो सर, उनको मिलना जरूरी होता है क्योंकि एज आई सेड, ट्रेडिशनली ड्रिवन बिजनेसेस हियरार्की चलती आती है। तो देयर इज फर्स्ट जनरेशन इन्वॉल्व, देयर इज सेकंड जनरेशन इन्वॉल्व। तो इसी वे में उनकी जो डिसिसिवनेस पावर होती है कि एग्जैक्टली हु इज टेकिंग द डिसीजंस ऑफ द कंपनी। एंड अगर आगे 5 साल तक भी इफ वी आर स्टेइंग इन्वेस्टेड, देन 5 साल तक भी कौन एग्जैक्टली हु विल बी द पर्सन हु विल बी टेकिंग द डिसीजंस ऑफ द कंपनी, जो जिसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो इस कंपनी में एग्जैक्टली करना क्या है, इस कंपनी को आगे कैसे बढ़ाना है, इस कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग किस तरह से करनी है, वो प्रमोटर विजन होना बहुत जरूरी है। ओके अच्छा, आप सीड फंड भी देती हैं? मान लीजिए कोई शुरू ही करना चाहता है बिजनेस, एंजल फंड की तरह से भी आप कुछ सोच रही हैं? सर, एंजल फंड के वे में नहीं, लेकिन कंसिडरिंग 51% अनलिस्टेड में जाता है, हम ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जिनका थोड़ा सा विंटेज हो एंड प्रॉफिटेबल हो। उस वे में तो अनलिस्टेड में मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा,
लेकिन नॉट इन अ कंपनी जिसका कोई अच्छा विंटेज ना हो या फिर लॉस मेकिंग हो, वो कंपनीज में आई अवॉइड। अच्छा, कितनी कंपनियों में अब तक आपने निवेश किया, नंबर ऑफ कंपनीज? वी हैव इन्वेस्टेड आवर फंड्स इन अराउंड 25 कंपनीज। ओके, 25 कंपनियों में आप, इसमें लिस्टेड और लिस्टेड दोनों शामिल हैं? यस, बोथ। ओके, और आपका फंड जो अभी है और कितना मोबिलाइज हो गया है, क्लोज कब करेंगे इसको आप? So we plan to close the fund within maybe 2-3 months. Approx 2-3 months में हमारा टारगेट है, हम फंड को क्लोज कर देंगे 200 करोड़ पे, एंड अकॉर्डिंगली हम पूरा इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, चूंकि एसएमई में भी आप बहुत चूजी होंगी, तो कोई खास सेक्टर या किसी खास तरह की कंपनियां जो हो सकता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है वो आईटी एनेबल्ड हो, या हो सकता है सर्विस में हो, या न्यू एज टेक्नोलॉजीज में काम करें, किस तरह के सेक्टर को आप ज़्यादा प्रेफर करती हैं, जो आप मैक्रो पिक्चर से जोड़ती हैं कि स्केल ऑफ इकोनॉमी तो इस सेक्टर में हो सकती है, इसी सेक्टर की कंपनी को मुझे चूज करना चाहिए, वो कोई खास सेक्टर आप जिक्र करना चाहेंगे? सर, एक बहुत नोटिसेबल चीज है, एसएमई कंपनीज में बहुत अलग अलग तरह के सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब इफ यू सी फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनीज भी आईपीओज लेकर आ रही है, रियल एस्टेट भी लेकर आ रही है, कैपिटल गुड्स भी लेकर आ रही है। तो इट इज अ वेरी गुड थिंग कि एसएमई सेक्टर्स की इंडस्ट्री इतनी डाइवर्सिफाइड है कि हमें अभी भी चांस मिल रहा है अपनी सेक्टर्स को चूज करने का, एंड एज एंड व्हेन इंडस्ट्री एनालिसिस चेंजेस, वो तरह की कंपनीज और ज्यादा पार्टिसिपेट कर पा रही है। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। कंसिडरिंग कौन सी सेक्टर अभी ग्रो करेगी, तो आई फील अगर अभी जो बजट अनाउंस हुआ उसमें जो सोलर को, मतलब हाउसिंग एंड सोलर को जितना इम्पोर्टेंस दिया गया है, सोलर कंपनीज बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, एनर्जी सेक्टर एंड सोलर सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है, तो उसमें वी कैन गो अहेड। ओके, हाउसिंग और सोलर एसएमईज में काफ़ी फोकस है, क्योंकि सरकार का भी इसमें बहुत है, कंट्री का भी फोकस है, और हाउसिंग तो डेफिनेटली बहुत ही लंबे समय तक, डेकेड्स तक चलने वाला सेक्टर है जहाँ पे आप फोकस कर रहे हैं। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि बहुत सारी जैसे एफएमसीजी कंपनियाँ आई, तो वो जैसे थोड़ी बड़ी होती है ना, कोई बड़ा शार्क आके उनको निगल लेता है, एक्वायरी कर लेगा, बढ़ने नहीं देगा, कंपटीशन इतना। ऐसे पुराने एक बहुत हिस्ट्री में एग्जांपल है कि थोड़ी सी कंपनी बड़ी हुई, किसी बड़े जायंट ने आके उसको पूरी कंपनी खरीद ली। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर कृषा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही शुभकामनाएं आपको आपके इस फंड के लिए। और एसएमई में चूंकि आप बहुत रिस्की और निश सेक्टर में हैं, तो आपको सक्सेस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी कृषा गुप्ता, जो एआईएफ फंड है जिनका, और एसएमई में लिस्टेड एंड लिस्टेड स्पेस में निवेश कर रही हैं। तो अभी आपने बातचीत सुनी, इनकी सेक्टर्स की बातचीत सुनी, किस किस तरफ फोकस है, तो कैसे कंपनीज चुनती हैं। अब वापस लौटते हैं अपने शो पर। आज के मेहमान मानस जायसवाल जी हैं। मानस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और माफ़ी के साथ क्या हम थोड़ा लेट आ रहे हैं आपके पास। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने भी सुनी होगी, वो चल रही थी कि कैसे किस किस स्पेस में पैसा एसएमई में भी लोग बना रहे हैं और लोग लगा रहे हैं। चलिए फटाफट हम लोग आपके साथ सवाल जवाब लेंगे, लेकिन पहले एक क्विक चेक मार्केट पे। निफ्टी लॉन्ग करें क्या? मात्र 5 पॉइंट अभी रेड पे है। नमस्कार नीरज जी, तो बिल्कुल लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। और देखिए, ये कंसोलिडेशन है पिछले 4 दिनों से जो हम देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि कंसोलिडेशन में कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है, और निफ्टी अभी भी अपनी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरा समझना है कि जब तक 22,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी खरीदारी करने की। तो अभी भी खरीदारी करने के ही मौके हैं। मेरा सबसे पहला टारगेट 22,450 का है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत ही जल्द हम 22,600 के लेवल्स निफ्टी में देख पाए। ओके, तो निफ्टी पे लॉन्ग किराया बनती है। अब सवाल लेते हैं। पिंकू कुमार ने सवाल भेजा। आज सोशल मीडिया के दिन भाई सवाल भेजते रहिए, फटाफट आ चुके हैं काफ़ी वैसे। पिंकू कुमार ने दिल्ली से, इन्होंने लिखा है कि इनके पास 200 शेयर हैं ओएनजीसी के, 167 रुपये पे इन्होंने लिया है। काफ़ी लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं। अब इनकी चिंता ये है कि अच्छी खबर पर भी ये स्टॉक अब चल नहीं रहा है, तो क्या प्रॉफिट बुक कर लें क्या? देखिए, बहुत बेसिक सी चीज है। जब तक हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। जो प्रीवियस लो है वहां पर अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करते रहिए। तो 254 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव है, और 300 रुपए तक के प्राइस टारगेट पॉसिबल है स्टॉक में। 300 रुपये तक के इसमें टारगेट है। अमित का सवाल लेते हैं। अमित ने रिको ऑटो 1000 शेयर 98 पे ले रखे हैं, और वीनस पाइप के 100 शेयर 1495 पे ले रखे हैं। दोनों में क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर हम रिको ऑटो की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहिए, क्योंकि हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर लगातार देखने को मिल रहा है।
और हाई लेवल पे एक रेजिस्टेंस है 108 और 110 की रेंज में। जब वो लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे तब तो एक नई टेरिटरी में स्टॉक चला जाएगा और उस केस में आपको 30-40 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर है इसलिए थोड़ा कॉशियस रहिए और 84 का स्टॉप लॉस लगाइए। वीनस 5 में तो बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है जिसके टारगेट 1950 और 2000 की रेंज में आते हैं। तो यहाँ पर तो बिल्कुल बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1690 पे लगा के रखिए। ओके 1690 पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। संजीव हैं और इन्होंने सवाल भेजा है, 300 शेयर हैं 193 के भाव पर HBL पावर, 150 पे इन्होंने बेचे भी थे कुछ शेयर, फिर इन्होंने टेक्सरेल में भी यही काम किया और अभी भी 500 शेयर इनके पास बाकी हैं। तो मोस्टली क्या करें इन दोनों में, HBL पावर और टेक्सरेल में? तो देखिए पहले एचबीएल पावर की बात कर ले। देखिए एक जो टारगेट था टेक्निकली वो तो ऑलरेडी अचीव हो चुका, एक्चुअली उसके ऊपर निकल गया था स्टॉक और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, 494 का स्टॉप लॉस लगाइए, अगर उसके नीचे जाए तो आपको डेफिनेटली पोजीशन से निकलना ही पड़ेगा। जहां तक बात टेक्सटाइल की है, पैटर्न ऑलमोस्ट वैसे ही है, लेकिन टेक्सटाइल के साथ पॉजिटिव ये है कि लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। तो टेक्सटाइल में आप बने रह सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा लगाना है, 154 का लगाना है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आपको 250 तक के भाव टेक्सटाइल में आने वाले 3 से 6 महीने में देखने को मिल जाएंगे। ओके प्रवीण का सवाल है, इन्होंने 22,200 की कॉल ली है 100 रुपये पे। तो देखिए 22,200 की कॉल लिए, तो मैंने थोड़ी देर पहले अपना व्यू बताया कि 22,400 तक की बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं। तो उस कॉल में बने रहिए जब तक 22,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहे। कल की है इनकी? अच्छा ओके, तो बिल्कुल सही बात है। तो कल की है तो एक स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूं, 22,160 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए आज के लिए। अगर उसके नीचे जाए तो आपको निफ्टी की पोजीशन से निकलना पड़ेगा, उस कॉल ऑप्शन से निकलिए। लेकिन अगर 22,225 के लेवल ब्रीच हो जाएंगे तो शॉर्ट कवरिंग में आपको 22,325 तक के भाव भी निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। ओके और सुहैब अहमद अलवी का सवाल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे 200 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 182 पर। इसके साथ एक सवाल ऐसे जोड़ देता हूँ मैं, डिफेंस में क्या थोड़ी सी नरमी आ रही क्या BEL के स्पेसिफिक के अलावा? देखिए बीएल में तो एक कंसोलिडेशन है, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और 240 तक के भाव आपको बीएल में देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, 194 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जहां तक बात देखिए डिफेंस स्पेस की प्रॉफिट बुकिंग की बात की है, मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि एचएल में भी ब्रेकआउट देखने को मिला है, बीएल में भी ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अभी भी डिफेंस स्पेस में आई थिंक ऊपर के लेवल्स अभी भी बाकी हैं। ओके बंधन बैंक में अभी प्रवेश करना चाहिए क्या, प्रवीण का सवाल है। नहीं, मेरे हिसाब से जब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक क्लोज हो तो 210 का वेट करिए, 210 के ऊपर की क्लोजिंग हो तभी खरीदारी करें। 210 की ये लिख रहे हैं खुद ही, मतलब जानकार भी हैं कि 200 सपोर्ट है, 210 के ऊपर जाए तब बंधन बैंक पे ट्राई करिए प्रवीण जी, फंस सकते हैं आप। मृत्युंजय सिंह पटना से सवाल भेज रहे हैं, पारादीप फॉस्फेट्स 350 शेयर्स हैं 42 रुपये के भाव पर। इनकी ख्वाब ये है कि क्या ये 100 पार करेगा? पारादीप 100 क्रॉस करेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक जो कंसोलिडेशन हो गया है ये काफी बड़ा है। कंसोलिडेशन काफी समय से हम 84 पे रेजिस्टेंस देख रहे हैं। तो जब 84 के लेवल्स ब्रीच होंगे तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि 100 नहीं, फिर तो आपको 107 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। बट अभी के लिए बने रहिए, कंसोलिडेशन है, वीकनेस नहीं है। तो 71 के स्टॉप लॉस से आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। ओके तिलक नगर इंडस्ट्रीज पे कोई राय आपकी? 100 शेयर है 243 के भाव पर। तिलक नगर इंडस्ट्रीज कोड प्राइस 221 चल रहा है। हाँ 221 पे। तो देखिए तिलक नगर इंडस्ट्रीज करेक्ट हुआ है, लेकिन अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है, वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अभी निकलने की जरूरत नहीं है। 206 रुपए 204 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, पोजीशन में बने रही है। अगर 240 के ऊपर निकलेगा तो खरीदारी करने के मौके होंगे और उसके इसमें वापस 290 तक के भाव आपको तिलक नगर इंडस्ट्रीज में देखने को मिल जाएंगे। ओके ये इंटरेस्टिंग। अच्छा बहुत सारे लोग ये जो नेटवर्क 18 और TV 18 के बारे में राय देख रहे हैं, मैं इस पर थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि यार हमारी कंपनी के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, इसलिए मेरे लिए भी ठीक नहीं होगा और मानस जी के लिए। मानस जी भी संकोच में पता नहीं क्या बोलें, तो इसलिए आप ये अपने पर्सनल एडवाइज़र से पूछिए। रिलायंस में हम लोग इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो है हमारे प्रमोटर ही, लेकिन थोड़ा इनडायरेक्ट है। अब ये तो एकदम सीधे आप पूछ रहे हैं हमसे, तो इसको अवॉइड कर रहा हूँ मैं। ये लोग जो लोग क्वेश्चन भेज रहे हैं वो उनके लिए कि वो आप अपने पर्सनल एडवाइज़र से पूछिए।
ओके, ये था। अच्छा, वेदांता में एक सवाल है, वेदांता में क्या राइट टाइम है एंट्री की इस समय? नहीं, ये सही समय नहीं है वेदांता में एंट्री करने का। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 259 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। फ्रेश खरीदारी 277 277 के ऊपर ही करेंगे। 277 के ऊपर ही करेंगे। अच्छा, फ्यूचर्स में यार ये वाला शेयर लेंगे क्या आप? वोडा आइडिया में आज गिरावट क्या तो कर देखिए, गिरावट बढ़ रही है। 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट एक प्राइस सपोर्ट था 15 रुपए 10 पैसे का, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। अब अगर हम नई एक होप की बात करें तो वो 13 रुपए 50 पैसे के आसपास आती है। और अगर 13 रुपए 50 पैसे के लेवल्स निकल जाए तो आपको निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कंफर्मेशन होगा रिवर्सल का। और आपको ध्यान रखना है डबल टॉप बना है 18 रुपए के आसपास, तो कॉशियस रहिए। और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 13 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओके, आज तो इसमें 5 रुपए और 6.5 रुपए तक के टारगेट भी दिए हैं कई ब्रोकरेज हाउसेज ने, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये इंटरेस्टिंग है। मीडिया स्पेस में बहुत सारी खबरें चल रही हैं। जी टीवी को लेके आपकी क्या राय है? 2% 2.5% नीचे आज 170 पे आ गया है। तो देखिए, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वही काफी है स्टॉक के ट्रेंड को समझने के लिए। खरीदारी केवल 210 रुपए के ऊपर करनी है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है तो स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 154 के नीचे स्टॉक जाए तो आपको स्टॉक से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद गिरावट बढ़ेगी तो 120 रुपए तक के भाव भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, रंजीत ने दिल्ली से सवाल भेजा है। आरके फोर्जिंग पर 200 शेयर हैं 170 के प्राइस पर, क्या करें? नो प्रॉब्लम फॉर होल्डिंग। तो आरके फोर्जिंग 775 चल रहा है, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। देखिए, कंसोलिडेशन है, कहीं पर कोई वीकनेस नहीं है, कहीं पर रिवर्सल के साइन नहीं है। तो 680 के लेवल्स ध्यान रखिए। 680 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे, पोजीशन में बने रहिए। 810 का लेवल जब रीच होगा तो आपको उसके ऊपर कम से कम 960 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। ओके, अच्छा, मेरे नामा राशि है नीरज गर्ग, इन्होंने लिया है LIC 650 पर 50 शेयर। अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा इसमें तो उनका। मानस जी, तो क्या देखिए, प्रॉफिट बुक करेंगे इसमें? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि ये तो ब्रेकआउट अभी 920 950 के आसपास ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट 1300 रुपए के आसपास आते हैं। तो एक कंसोलिडेशन है, एक छोटा सा करेक्शन है, पोजीशन में बने रहिए। 50 डे मूविंग एवरेज 935 रुपए के आसपास है, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, भव्या जैन का सवाल है। टाटा मोटर्स में मार्च में 1060 वाला कॉल लिया है इन्होंने 9 रुपये 80 पैसे पर। स्टॉप लॉस लगाया है इन्होंने 7 रुपये पर। टारगेट रखा है इन्होंने 14 रुपये पर 2-3 हफ्ते के लिए। सही है इनकी स्ट्रेटजी क्या? 1060 का कॉल ऑप्शन, ये तो बहुत दूर का कॉल ऑप्शन है, 100 रुपए ऊपर है अभी भी। तो ऐसे इतना आउट ऑफ द मनी कॉल में ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि टाइम वैल्यू जाता है, तो आपको बेकार में प्रीमियम में लॉस होता है। बेहतर रहेगा जब आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो एट द मनी, ये तो बिल्कुल छोटा थोड़ा दूर का आउट ऑफ द मनी कॉल में ट्रेड करें तो वो बेहतर रहेगा। बट फिलहाल के लिए ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ही जल्द आपको 1010 तक के भाव देखने को मिलेंगे। 948 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगर आपके पास पोजीशन है टाटा मोटर्स में तो 948 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओके, सरोज तिवारी का सवाल पर केनरा बैंक है इनके पास 200 शेयर 370 पर, क्या करना चाहिए इनको? 370 पे तो काफी अच्छी पोजीशन है। काफी पहले इन्होंने खरीदारी की और अभी भी स्टॉक में मीडियम टर्म चार्ट पे स्ट्रेंथ लगती है। मैं तो उम्मीद करूंगा कि आने वाले 6 महीने का अगर आपके पास टाइम फ्रेम हो तो आप टारगेट बड़े सेट करिए, करीब करीब 700 रुपए के। ओके, जाते जाते आखिरी सवाल CDSL अमित जी का सवाल है। 100 शेयर ले रखे 1953 पर, अभी इनको क्या करना है? 1953 पे लिए हैं तो आप प्रॉफिट पे हैं, आप बने रहिए। अगर ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का कॉल है तो 1860 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर की तरफ 2050 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, मानस सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। इस बीच निफ्टी पर एक नज़र, 85 पॉइंट मानस जी हैं क्या? तो लाइव वापस 85 पॉइंट गिर गया मानस जी। जी, तो देखिए, पिछले 5 मिनट में ही इतनी बड़ी सेलिंग देखने को मिली है, बट फिर भी अगर आप पोजीशन ट्रेडर हैं तो आप बने रह सकते हैं। जैसा मैंने पहले बोला, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है निफ्टी, तो जब तक 22,000 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। मिड कैप देखा आपने 420 पॉइंट नीचे। जी, तो मिड कैप में ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और देखिए, पिछले 4 दिनों से जब हम निफ्टी में कंसोलिडेशन देख रहे हैं तो मिड कैप में सेलिंग प्रेशर लगातार देखने को मिल रहा है। शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, तो मिड कैप से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, लेकिन निफ्टी का ट्रेंड मेरे हिसाब से तो अभी भी पॉजिटिव है।
एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी बिगड़ गया है, एक के सामने लगभग 3 शेयर गिरने वाले हैं। मैंने सुबह बताया था कि ग्लोबल हेज फंड्स बिकवाली कर रहे हैं यूएस मार्केट में पिछले 1 हफ्ते से, और उन्होंने पिछले 8 महीने की सबसे बड़ी बिकवाली की है। नेट शॉर्ट हैं वो, और आईटी में खासतौर पर बेच रहे हैं। ये मैंने सुबह आप लोगों को बताया था, अगर आप लोग ध्यान से ग्लोबल कमेंट्री सुनते हो तो, इसलिए मूड थोड़ा सा वैसा ही था। महाराज जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।